मेरा नाम है जयवीर सिंह। मैं एक बार फिर आपके शो जय भारत शो पर हाजिर हूँ। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो भारत सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े एजुकेशन इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं। वो इनिशिएटिव जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है और चला रही है। उस इनिशिएटिव का नाम और उसके बारे में हम उन्हीं से जानेंगे। और अब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ हमारे आज के गेस्ट मिस्टर आशीष मित्तल जी से। आशीष जी प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जय भारत शो पे। जैसे कि हम इस चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग छुपी छुपी चीज़ें लेके आते हैं, तो उसी कड़ी के तहत आपसे संपर्क किया और आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आशीष जी, जैसा मैं आपके बारे में पढ़ा कि आप एक इंडियन गवर्नमेंट का एक एजुकेशनल इनिशिएटिव चला रहे हैं, तो उसके बारे में आप चर्चा प्रारंभ कीजिए कि वो क्या है। जी मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। एक संस्था है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका प्रोग्राम है कैंप नॉलेज एंड अवेयरनेस मैपिंग प्लेटफॉर्म। ओके। मैं इस प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहा हूँ 2019 से। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैं इसमें एसोसिएटेड हूँ। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़रूरी प्लेटफॉर्म भारत सरकार के विजन पे बनाया गया है, CSIR द्वारा बनाया गया है। और इसमें हम बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने, उनके अंदर की छुपी हुई हिडन टैलेंट्स को, प्रतिभाओं को जानने में और उनको बताने में किस तरीके से वो खुद अपनी प्रतिभाओं को जान सकते हैं, इसके लिए हमारा एक प्रयास है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी बच्चों को उनकी प्रतिभाओं के अनुसार निर्णय लेने में मदद कर पाए। ये इस प्रोग्राम का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और उनको नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में, जो आज के समय में मॉडर्न टाइम्स में जो चीज़ें चल रही हैं या जो हो रही हैं, वो कैसे उसको जान सकते हैं, सीख सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में बताना भी इस प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव है। बहुत बढ़िया। तो ये कैंप जो प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का, कैंप को का फुल फॉर्म किस तरीके से है, थोड़ा आप बताएं ये अगर। नॉलेज एंड अवेयरनेस मैपिंग प्लेटफॉर्म है कैंप का फुल फॉर्म। तो इसमें बच्चों के अंदर जो नॉलेज को इम्पार्ट करना और उनकी अवेयरनेस को बढ़ाना, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। और इसमें हमारा मेन फोकस है बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट किस तरीके से डेवलप किया जाए। जैसे अभी आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, आप पहले भी बोल रहे थे साइंटिफिक टेम्परामेंट, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट से मैं क्या समझूं, और अभी तक के जितना भी काम इस प्रोजेक्ट में आपने किया है उसका मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है, उसको कैसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका। देखिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन 51A है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के हर नागरिक के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप किया जाना चाहिए। तो ये हमारे संविधान का एक मूलभूत अंग है। ओके। और इस टर्म को कॉइन किया था उस समय हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इस पे उन्होंने पूरी किताब भी लिखी हुई है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का वैसे मतलब ये है कि हम किसी चीज को बस ऐसे ही ना मान लें, या कोई कही हुई बात को ऐसे ही ना मान लें, जो आज के समय में बहुत ही जरूरी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब यह है कि हम उसको जानें, उसको समझें, वो क्यों है और कैसे है। और उसके बारे में जब हम अपनी राय किसी भी चीज के बारे में बनाएं, तो वो एक तथ्यों पर आधारित राय हो, रादर देन कि जस्ट आपने कहा और हमने सुन लिया। आजकल हम जैसे देखते हैं सोशल मीडिया में बहुत सारी कंटेंट आता रहता है और लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं, बिना जाने समझे प्रभावित हो जाते हैं। तो अगर आप में ये क्षमता है कि आप किसी फैक्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी जांच कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है, अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाती है, तो वो किसी भी अंधविश्वास पे या किसी भी ऐसी फेक न्यूज़ पे आ, तुरंत ही विश्वास नहीं कर लेगा, क्योंकि और लोग विश्वास कर रहे हैं। यस यस यस। तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट का मेन पर्पस है कि हम अपनी
अपनी बुद्धि से, अपने विवेक के माध्यम से चीजों को अच्छे तरीके से जान पाए, सही तरीके से समझ पाए, रियल ट्रुथ को पहचान पाए। ये वेरी नाइस। साइंटिफिक टेम्परामेंट मेरे हिसाब से इसका। आशीष जी, अभी तक इस इनिशिएटिव के पूरे क्रियाकलाप में आप लगभग कितने बच्चों के इंटरेक्शन में आ चुके हैं, या कितने बच्चों को आप इस चीज़ में इन्वॉल्व किया है, कितने, या कहूँ कि कितने बच्चों पर अभी तक आप लोगों ने वो रिसर्च की है कि वो जो नॉलेज मैपिंग प्लेटफॉर्म है, नॉलेज अवेयर मैपिंग प्लेटफॉर्म जो है, उससे आप लोगों ने कितने बच्चों को अभी तक आपने कनेक्ट किया? देखिए, हम 2019 से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और अब तक लगभग 8 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे इस प्रोग्राम का में पार्ट ले चुके हैं। अभी भी ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें देश के सभी तरीके के विद्यालयों पे के बच्चों में हमने काम किया है। क्योंकि आपको बताऊं जयवीर जी, क्या है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भिन्न भिन्न तरीके के स्कूल हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। हमारे यहाँ बहुत ही टॉप एंड प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, डीपीएस या और भी, आपने बहुत सारे देश में अच्छे अच्छे स्कूलों के नाम सुने होंगे। हमारे देश में गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं। हमारे देश में ट्राइबल्स के स्कूल हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, बालिकाओं के लिए विद्यालय। तो बहुत अलग अलग तरीके के विद्यालय स्कूल्स देश भर में हैं। स्टेट बोर्ड्स के स्कूल हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स हैं, राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं। और डेमोग्राफिकली अगर आप देखें तो आप ये जानते ही होंगे कि साउथ का एक अलग फ्लेवर है, नॉर्थ में अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है। हमने इस प्रोग्राम के अंदर देश के हर कोने तक पहुंचने का प्रयास किया है। अंडमान निकोबार से लेके जम्मू कश्मीर, लद्दाख तक, कन्याकुमारी तक, सभी जगह के अलग अलग स्कूलों के बच्चों को हमने इस प्रोग्राम में जोड़ने का प्रयास किया है। और इसमें हमें अलग अलग जो गवर्नमेंट के संगठन हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, ईएमआरएस हैं, इन सब संगठनों, सीबीएसई है, आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, इन सब लोगों ने हमें इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहयोग भी किया। सर, आशीष जी, बहुत खूबसूरत आपने बताया और आपने बहुत बड़ा प्रयास किया है। मैं हमेशा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेके एक सवाल मेरे दिमाग में चलता रहता है, और आज आप बैठे हैं तो मैं पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं खिचड़ी नहीं लगता आपको हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है? क्योंकि बच्चा, मैं गांव से आता हूँ, 10th क्लास तक बच्चे को ये नहीं पता, खासकर रूरल बैकग्राउंड के, कि अगर उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, सिटी में रहते हैं, मीडिया एक्सपोजर बड़ा है, चीज़ों का एक्सपोजर है, तो एक अलग कहानी है। अदरवाइज 10th तक बच्चे को ये नहीं पता कि वो पढ़ क्यों रहा है। हर बात के पीछे ये बात जोड़ देना कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। सो पूरा एजुकेशन सिस्टम नौकरी सेंट्रिक है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसी चीज को बदलने का प्रयास हम इस प्रोग्राम के माध्यम से भी कर रहे हैं। और भी कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो इस तरीके के चल रहे हैं। देखिए, क्या है कि अभी तक हमारे, जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि बच्चे को पता ही नहीं होता है कि वो क्यों पढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं एक भेड़ चाल वाली स्थिति बनी रहती है। मैं अपने परिवार में और अपने सर्किल में भी देखता हूँ। आप कह रहे हैं गांव के लिए, मैं तो ये शहरों में भी देखता हूँ कि बच्चों में एक होड़ सी लगी हुई है कि मेरी दोस्त या मेरा दोस्त बीटेक की पढ़ाई करना चाहता है, बीटेक करना चाहता है, तो मुझे भी बीटेक करना है। या मेरा दोस्त या मेरी फ्रेंड या मेरे पिताजी या पेरेंट्स की इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं डॉक्टर ही बनना चाहता। अगर आज की डेट में आप देखें, मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि कितने तरीके के कोर्सेज या पढ़ाई के बारे में जब हम पढ़ते थे तब जानते थे। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं तो 4-5 चीजें ही जानता था। डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर, और या फिर चार्टेड अकाउंटेंट, और अदरवाइज आप अपना बिजनेस कर लीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आप गलती से आर्ट्स से पढ़ लिए तो आप ऑलमोस्ट बेरोजगार हैं, क्योंकि आर्ट्स का कोई स्कोप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक बड़ी भ्रांति है। मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि हमारे समय में आज नहीं है, ये एक भ्रांति है। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाले आप, क्योंकि मैंने जैसे देखा, अगर आपने बी आर्ट्स कर, मतलब बी आर्ट्स ही हुआ, बैचलर आर्ट्स हो गया, तो आप बस सिविल सर्विस की तैयारी कीजिए या गवर्नमेंट जॉब के पेपर प्रिपरेशन कीजिए, आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी नहीं है ऑलमोस्ट। या फिर आप आर्ट जी, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है। ये क्या है,
हमारे अवेयरनेस का अभाव है। जी, उसी पे बताइए। पेरेंट्स को भी नहीं मालूम है, और हम चूंकि एक पर्टिकुलर तरीके की दिशा में ही सब लोग दौड़ने लगते हैं, इस वजह से इस तरीके की अवधारणा बन जाती है। मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक फील्ड में, हर एक प्रोफेशन में बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल्स से, लोगों से मिलता रहता हूँ, बात करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि जो आर्ट्स एंड लिटरेचर से जुड़े हुए लोग होते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री देखिए, सभी आर्ट्स और ड्रामा इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा है और ये सब है, इसमें सब आर्ट्स का सर ये एक अलग ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है सर। लिटरेचर है, ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आपको सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि आर्ट्स फील्ड की आपने जिक्र किया कि इसमें नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। आर्ट फील्ड के अपने अलग प्रोफेशंस हैं, उससे रिलेटेड अपने अलग काम हैं, और साइंस के अलग प्रोफेशन है, अलग काम है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि आर्ट्स में भी साइंस इन्वॉल्व है और साइंस में भी आर्ट्स इन्वॉल्व है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे एक सहमत। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, आज आप कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आपके हिसाब से साइंस फील्ड के बच्चे का काम है या आर्ट्स फील्ड के बच्चे का काम है? मैं आपसे जानना चाहता देखिए है तो मिक्स, ये बेसिकली आर्ट और साइंस दोनों के कॉम्बिनेशन से ही वो बजेगा। ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है, आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन ही है। आज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बना है वो एक साइंटिफिक डिस्कवरी है, और उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से उससे नई नई प्रकार की धुनें निकालना है, ये क्रिएटिविटी का पार्ट है, जो एक आर्ट्स वाले व्यक्ति के अंदर हम समझते हैं कि क्रिएटिविटी आर्ट्स का पार्ट है, और साइंस है उसका लॉजिकल डिजाइन तैयार करना, उसका लॉजिकल आउटपुट निकालना, और उसको किस तरीके से डेवलप करना है, कितनी खूबसूरती से उसको डिजाइन करना। एक एप्पल आज की डेट में एक बहुत अच्छा उदाहरण है आर्ट और साइंस के एक मिक्सचर का। एप्पल टेक्नोलॉजी वाइज, साइंटिफिकली बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक इक्विपमेंट है। स्मार्टफोन्स आप देखते होंगे एप्पल के, और उतनी ही खूबसूरती से उसको डिजाइन किया गया है। तो जो डिजाइनिंग है किसी चीज की, वो एक, मैं समझता हूँ कि एक आर्ट्स की क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं, तब एक अच्छा आउटपुट एक प्रोडक्ट के तौर पे हो सकता है, एक सर्विस के तौर पे हो सकता है, या एक राष्ट्र निर्माण के तौर पे भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ों का एक समन्वय होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक अभी अपने रिलेटेड टू आवर डिस्कशन ओनली, तो जैसे आप कह रहे हैं आपने 8 लाख से ज़्यादा बच्चे आइडेंटिफाई किए हैं, उनके साथ में आपने सेशंस किए हैं, उनकी मैपिंग की है नॉलेज की और अवेयरनेस की। सो मैं जानना चाहता हूँ, जिससे हमारे दर्शकगण भी जान पाए, हमें सुनने वाले लोग भी जान पाए, कि जिन बच्चों को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उनके अंदर आप किस तरीके की चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं, और उसका फिर फर्दर क्या गवर्नमेंट के पास प्लान है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगी गवर्नमेंट। देखिए, हम जो ये मैपिंग कर रहे हैं, इस मैपिंग को हमने 8 डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिवाइड किया है। ओके। और ये 8 डिफरेंट पैरामीटर्स किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और इन 8 पैरामीटर्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट है नॉलेज, नोइंग। आप किसी चीज को कैसे जानते हैं, उसके लिए 3 स्किल्स होनी जरूरी होती हैं। पहली, आपके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप चीजों को बेहतर जान पाएंगे। इस कमरे के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कहाँ क्या है, वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आप जो बात कर रहे हैं, उस बात में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व सिर्फ आपकी बात नहीं होती है, आप किस भाव से बात कर रहे हैं, वो भी एक ऑब्जर्वेशन पार्ट है। तो ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट फॉर नोइंग समथिंग। दूसरा पार्ट होता है इसमें क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें उसको क्लासिफाई करना पड़ता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम तोड़ के ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। करेक्ट। अदरवाइज हम ये कहते भी हैं, कोई बड़ी समस्या है तो उसको पहले छोटे छोटे पार्ट ब्रेक में डाउन कर लो। ब्रेक डाउन करना ही क्लासिफिकेशन है। ऐसे ही हम इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये भी एक स्किल है। करेक्ट। और तीसरा इसके अंदर पार्ट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन हमारा पार्ट
मेमोरी से लिंक करता है ओके कि हम अपने पास्ट नॉलेज को उससे रिलेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो जो हमने पहले सीखा है या जाना है उससे हम रिलेट करके उस चीज को बेहतर समझ पाते हैं। तो ये 3 स्किल्स मैं इनको कहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन, ये हमारी नोइंग का पार्ट है। इसके बाद 3 और स्किल्स होती हैं हमारे अंदर जिनको हम एप्लीकेशन का पार्ट कहते हैं, जिसमें से एक पहली स्किल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप, बड़ा सिंपल टर्म है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, मैं इसको आपको एक और उदाहरण से समझाता हूँ कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं बड़े शैतान होते हैं, जी, है ना। वो आप उनको एक कमरे में बंद कर दीजिए, एक बच्चा होता है जो बैठ के रोने लग जाएगा, और एक बच्चा ऐसा होगा जो कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाएगा। तो उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं, वो खाली नहीं बैठेगा। आपको देखा कुछ ना कुछ करते रहने की आदत होती है बच्चों। सो देयर माइंड इज, दे हैव इनहेरिट एबिलिटी टू सॉल्व समथिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एबिलिटी है। अब उसको किस तरीके से नर्चर करना है वो एक अलग एक्सपेक्ट है, बट ये एक एबिलिटी हर बच्चे के अंदर होती है कि उसको प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जिस चीज को वो एज ए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा उसका सोल्यूशन ढूंढने लगता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जिस चीज को वो प्रॉब्लम नहीं मानेगा उसको सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा। इसी तरीके से एक और एबिलिटी होती है प्रिसीजन। प्रिसीजन बोलते हैं जब आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े टाइम बाउंड होते हैं कि भाई मैंने 12:30 बजे कहा था तो प्रिसाइज से आया है, प्रिसाइज से आया है वो। तो प्रिसाइज होना एक बहुत, आप किसी भी साइंटिफिक उसमें जाएं तो प्रिसीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेडिकल फील्ड में प्रिसीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेडिसिन में प्रिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंजीनियरिंग में प्रिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रिसाइजनेस आपका एक एटीट्यूड है, डिसिप्लिन आपके प्रिसीजन से आता है। ऑलराइट। तो अगर मैं उसको बिहेवियरल एक्सपेक्ट में बात करूं तो डिसीजन इज प्रिसीजन, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज को करने की बात करते हैं, या कोई हैबिट्स को डेवलप करने की बात करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो या कोई भी डिफरेंट एक्टिविटीज है, पढ़ाई कितने घंटे करना है। तो ये सब डिसीजन आपकी प्रिसीजन एबिलिटीज से डिसिप्लिन डेवलप होता है। तीसरा इसका एक्सपेक्ट है प्रिडिक्शन एबिलिटी। बहुत सारे लोगों में प्रिडिक्शन की एक इनहेरिट एबिलिटी होती है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग गेस कर लेते हैं कि हाँ ये होगा, जो गट फील बोलते हैं, गट फील, मेरे को गट फील आ रहा है। शेयर मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो बताते हैं, ये बताते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जिनके प्रिसीजन बड़े अच्छे होते हैं, प्रिडिक्शंस बड़े अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से वो आगे ज्यादा बढ़। तो प्रिडिक्शन कोई मतलब अंधविश्वास वाली चीज नहीं है कि एक ज्योतिषाचार्य ने फोरकास्ट कर दिया। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज बेस्ड ऑन डेटा एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा। ऑलराइट। आप डेटा का इंटरप्रिटेशन करके फोरकास्ट करते हैं कि आउटकम क्या हो सकता है। दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन, जिसको मैथमेटिक्स में हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, फोरकास्टिंग प्रोबेबिलिटी जो होता है। तो ये सारी चीजें हमारी एबिलिटी का पार्ट हैं जिससे हम अप्लाई कर पाते हैं चीजों को। हमने नॉलेज नोइंग पे फोकस किया, फिर हमने अप्लाइंग पे फोकस किया, फिर तीसरा पार्ट आता है रीजनिंग। अब हमारी नॉलेज डेवलप हो गई, हमने उसका एप्लीकेशन भी समझ लिया। अब हम उस नॉलेज को यूज करके क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करते हैं अपने अंदर, जिससे कि हम ये बता पाते हैं कि कुछ नया क्या किया जा सकता है, जो चीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। सारे इनोवेशंस जितनी भी हमारी सभ्यता में जो विकास हुआ है वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का ही नतीजा है। अदरवाइज तो जितना पता है उतना ही पता रहता, उतने की ही एप्लीकेशन पता रहती। लेकिन उसको और इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, उस चीज में नई चीजें कैसे डेवलप की जा सकती हैं, वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है जो हम रीजनिंग से डेवलप करते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन के कई सारे मीनिंग भी होते हैं। मेरे इस कंटेक्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन मीन्स जो हम समझ रहे हैं चीज़ों को, जो जान रहे हैं, जो नॉलेज हमने गैदर करी है, जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर करी है, उसको हम कितने बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर हम, बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप
जानते हैं और उसको एक्सप्रेस करना भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते। जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस देश में होते हैं, आप कोई भी अच्छे पॉलिटिशियन, दे आर गुड पॉलिटिशियन बिकॉज दे नो द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एक्सप्रेस। उस एक्सप्रेशन में वो इमोशनल कनेक्ट डेवलप कर पाते हैं, अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं कि उनकी बात में नॉलेज भी होती है, इंफॉर्मेशन भी होती है, और एक सेंस ऑफ बिलीफ भी डेवलप कर पाते हैं। तो वो इंटरप्रिटेशन का एक और मीनिंग भी है कि खुद कैसे आप उसको समझ पा रहे कैसे हैं, समझ पा रहे है ना, आप खुद कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, और देन फिर आप उसको एक्सप्रेस किस तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरीके से 8 ये पैरामीटर्स पे हम बच्चों को एसेस करते हैं, हैं? और इन 8 पैरामीटर में हम बच्चे को बताते हैं, हर बच्चे के लिए रिपोर्ट बनाते हैं कि आप इन 8 पैरामीटर में कहाँ स्टैंड करते हैं। ऑल राइट। और साथ ही साथ हम उनको ये भी बताते हैं कि अगर आपको इन 8 पैरामीटर्स में इंप्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना है। ओके। तो हर बच्चे की एक यूनिक इंडिविजुअल रिपोर्ट तैयार होती है बेस्ड ऑन एन असेसमेंट, जिसका नाम है नेशनल असेसमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड एप्टीट्यूड, नेस्टा। राइट राइट। इस असेसमेंट के बेसिस पे हम बच्चे की रिपोर्ट तैयार करते हैं, और हर बच्चे को ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये आपके अंदर इन 8 ट्रेट्स की लेवल्स हैं, और इन लेवल्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यही 8 ट्रेट्स हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, इन्हीं 8 का एक मिक्सचर आपके लिए आप किस प्रोफेशन में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं वो डिसाइड करता है। अगर आपकी इंटरप्रिटेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज ज़्यादा अच्छी हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, आप देख रहे हो डिटेक्टिव होने के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। फिल्मों में हम देखते हैं कि कोई एक इन्वेस्टिगेटर है, मर्डर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बिल्कुल। तो वो चीज़ें देखता है कि जो आम और आदमी लोगों नहीं को देखता नहीं है। दिखाई दे रही होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। सो दैट इज ऑब्जर्वेशन। और ये ऑब्जर्वेशन बहुत सारे और प्रोफेशंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक डॉक्टर जब किसी का डायग्नोसिस करता है तो उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे ही बिल्कुल। हाथ देख के वो बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। पहले जमाने में जो डॉक्टर थे नाड़ी, जो नाड़ी देख नाड़ी के नाड़ी बताते देखते थे, थे, नाड़ी। तो नाड़ी देख के बताने से वो ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी नाड़ी कहाँ कैसे फ्लो कर रही है। तो दिस इज ऑब्जर्वेशन। बहुत खूबसूरत अलग सर। अलग प्रोफेशंस के लिए अलग अलग चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आशीष जी, फिर यहाँ पे जो ये डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इस डेटा को आप गवर्नमेंट को दे रहे होंगे, तो फिर हाँ, गवर्नमेंट इस पे कुछ कर रही है इन बच्चों को? देखिए, हम जिस इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं, CSIR का इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। इसका एक ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी एडवोकेसी करना भी है, और ये डेटा हम उनको शेयर करते हैं, ओके। और वो इस डेटा को एनालाइज करके इस पे अपनी एक पॉलिसी लेवल की रिपोर्ट बनाते हैं। कलेक्टिव रिपोर्ट जो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी शेयर करते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी शेयर करते हैं, स्कूल्स को भी शेयर करते हैं, और एट लार्ज गवर्नमेंट को भी शेयर करते हैं कि ये हमारे देश का एक कलेक्टिव टेम्परामेंट लेवल है, लेवल है। कि बच्चों का बहुत। अभी ये बौद्धिक स्तर है। ये तो बहुत हम आवश्यक रिसर्च है, हाँ, मतलब और देखा जाए तो। हमारा इसको करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन ये भी है, मैं ऐसा पर्सनली चाहता हूँ कि हर बच्चा जब 12वीं तक पहुंचे, 12वीं क्लास तक पहुंचे, वो अपनी आगे की पढ़ाई का डिसीजन अपनी बौद्धिक क्षमताओं के आधार पे ले, ना कि पीयर प्रेशर पे या पेरेंट्स के प्रेशर पे, या सब IIT की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे भी IIT की तैयारी करनी है, सही बात। इस प्रेशर पे ना जाए। वो खुद इतना सक्षम हो जाए कि उसको पता हो कि मेरे अंदर ये क्षमताएं हैं, और ये क्षमताएं मेरी इस तरीके से मैं नर्चर कर सकता हूँ और इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि हर फील्ड में बच्चा अपने आप को बेहतर प्रेजेंट कर पाएगा। बहुत खूबसूरत सर। अच्छा सर, ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है कैंप का, ये जो हमारी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो 2020 में आई है, NEP, तो उससे कहीं प्रभावित है, या उसका ही पार्ट है? इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इससे कोई देखिए, संबंध? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, और ये प्रोग्राम हमने 2019 में लॉन्च किया था, तो इसकी ओके परिकल्पना और पहले से चल रही थी। ओके ओके। तो कहीं ना कहीं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइंड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होलिस्टिक एजुकेशन पे जोर दिया गया है, क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दिया गया है, 21st सेंचुरी स्किल्स पे जोर दिया गया है, और कैंप में हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ये अलाइंड है। और कई सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। सम शिक्षा के अंदर एक प्रोग्राम है लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम,
जिसमें कैंप का अलाइनमेंट है, और इसी स्कीम के अंतर्गत हम राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी कर रहे हैं। और रेमेडियल लर्निंग, रेमेडियल टीचिंग का इसमें प्रोग्राम है। इसमें हम साथ साथ टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं कि टीचर्स किस तरीके से क्लासरूम में साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेके आए, किस तरीके से क्यूरोसिटी बेस्ड लर्निंग को इम्पोर्टेंस दें। तो इस पे हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। करीब अब तक हम 4-4.5 हजार टीचर्स को भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेन कर चुके हैं। और इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम CSIR की डिफरेंट लेबोरेटरीज में ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, अलग अलग मोड से इसको करते हैं। CBSE के साथ हमने मिलकर सर मैं एक छोटा सा एक क्विक की एक रिस्पांस आपका चाहूँगा कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें ऐसा क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि इम्प्लीमेंट हुई है नहीं हुई है कुछ क्लियरिटी सी नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं बच्चों की किताब में देख भी रहा था तो वही पिछली किताबें हैं। ऐसा क्या चेंज? हाँ, कहीं कहीं कुछ चैप्टर्स बदल दिए गए हैं, जैसे कुछ कहीं पे आप मतलब देखते हैं कि भाई मुगलों का प्रभाव एक रहा हमारी एजुकेशन पे, और वो एज ए हीरो प्रमोट होते रहे, और देश के बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी और उनकी बायोपिक्स या उनके बारे में भी बहुत जगह, जैसे संभाजी महाराज के बारे में मुझे नहीं पता था, मैं छावा मूवी से पता चला मुझे संभाजी महाराज की कहानी क्या है, जिसमें कि कितना बड़ा चैप्टर है भारतीय इतिहास का। औरंगजेब के बारे में मुझे जरूर पता है और डिटेल में पता है, पूरी लेगेसी पता है उनकी, है ना। तो इस तरीके के परिवर्तन तो मैं देख रहा हूँ, ऐसे चेंजेस तो मैं देख रहा हूँ बुक्स में, कुछ कुछ चैप्टर्स चेंज हुए हैं, पर मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि ये इसका लार्जर एस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है, और वो कैसे आने वाले यूथ के करियर को, उनके भविष्य को, उनके सिलेक्शंस को चेंज करेगा। मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश चाहूँ। देखिए, जब भी हम कोई नया बदलाव करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन हमेशा उसका एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। पॉलिसी बनाना, पॉलिसी डिफाइन कर लेना एक एक्सपेक्ट है, और उस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाना एक दूसरा एक्सपेक्ट है। हालांकि इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि मैं अलग अलग राज्यों के एजुकेशन सिस्टम को देखता रहता हूँ, क्या स्कीमें चल रही हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उसको भी मैं देखता भी हूँ और इवेलुएट भी करता हूँ। तो बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। FLN फंडामेंटल लर्निंग स्कीम भी है, छोटे बच्चों के लिए अलग स्कीम है, जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं। देश के बहुत सारे स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब सेटअप करी गई है, जिसमें बच्चों में क्यूरोसिटी और लर्निंग बाय डूइंग की एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास है भारत सरकार का, और उस पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज स्कूल लेवल पे की जा रही, क्योंकि हम एज ए पेरेंट सिर्फ टेक्स्ट बुक्स को ही एक्नॉलेज करते बिकॉज हैं। हमारे तक वही पहुंचता है। हाँ, नहीं, हम एक्नॉलेज भी उतना ही कर पाते हैं। अब अगर मैं, देखिए अभी क्या है, पेरेंट्स का माइंडसेट अभी वही पुराना है। हम खाली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें चीज को, इसीलिए मैं बात करता हूँ तो 360 डिग्री देखने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट इनिशिएटिव शिक्षा का एक स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है स्कूल एंड टीचर्स, और तीसरा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है पेरेंट, क्योंकि बच्चा घर में सबसे ज्यादा सीखता है, घर में सबसे ज्यादा लर्न करता है। तो जब हमें मालूम है कि बच्चे को सीखने के लिए खाली किताबें आवश्यक नहीं है, और भी चीजें और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ही खूबसूरत सर। सर, अब एक प्रश्न मेरे मन में यह है कि जैसे आपने 8 लाख बच्चों की ब्रेन मैपिंग की, आपने उनके इंटेलेक्ट को, भारत के यंग नर्चर्ड इंटेलेक्ट को आपने मैप किया, तो आपकी बहुत सारी फाइंडिंग्स रही होंगी। सो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जो सिलेबस है, जो हमारी किताबें हैं, जो हम बच्चों को बुक्स में पढ़ा रहे हैं, चाहे हम उनको एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, कितनी सेंसिटिवली हम उनको डील कर रहे हैं, एल्डर्स को कितनी सेंसिटिवली डील कर रहे हैं, जूनियर्स को कितनी सेंसिटिवली डील कर रहे हैं। सो क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहानी बच्चे के प्रारूप में, मुझे आज भी याद है कि वो भालू की मैं जब पढ़ता था, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तो वो चमचम करता भालू आया, है ना, उठो लाल अब आंखें खोलो, ये सब आज भी याद है मुझे, क्योंकि वो जो ब्रेन है वो इतना फ्रेश ब्रेन होता है कि उसका डाटा मुझे नहीं लगता वो लाइफ टाइम भी कहीं जाता होगा। सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिलेबस की, जो उस मतलब कैसे ना वो कपोल खिल रहे हैं उस फूल के, उस समय जो डाटा है वो कितना क्रिटिकल है, और सिलेबस के बारे में थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए सर। और एक और मेरा प्रश्न है जो इसके बाद मैं आपसे करने वाला हूँ, वो प्रश्न ये है कि आज जो बच्चे रील देख रहे हैं, वो 1 साल 1.5 साल का बच्चा रील देख रहा है मोबाइल पे, दे स्क्रोल हो रहा है, वो जो डाटा है, वो डाटा जो उनके ब्रेन में आज फीड हो रहा है, वो क्या इनको इम्पैक्ट करेगा, और करेगा तो कैसे करेगा, ये सब मैं आपसे जानना चाहूँगा।
देखिए, आपके दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ। पहला तो आपने पूछा कि सिलेबस से रिलेटेड किस तरीके से aligned है जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो देखिए इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है, जो हम एसेस कर रहे हैं बच्चों को, वो कोई बाहर से नहीं कर रहे हैं, विद इन द सिलेबस ही कर रहे हैं। और जो सिलेबस है, देखिए सिलेबस अभी रोट लर्निंग पे बेस्ड सिलेबस था। हम उसमें इस तरीके के सवाल पूछते हैं बच्चों से जिससे उनकी एप्लीकेशन समझ में आए। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई टॉपिक क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास 6 में आपने एक टॉपिक पढ़ा लाइट, लाइट। फिजिक्स का, साइंस का टॉपिक है लाइट। अब लाइट एक तो आपने थ्योरी के तरीके से पढ़ लिया, जैसा कि होता है कि बच्चों ने एक साइंस को एज ए सब्जेक्ट पढ़ लिया और उसका एक परीक्षा हुई, एग्जाम दे दिया। ये हमारे साथ हुआ है सर। सभी के साथ ऐसा होता था। इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं कि बच्चे उसको एज ए सब्जेक्ट ना पढ़ें, बट उसको एज अ अपने एनवायरनमेंट में उस चीज को समझना स्टार्ट करें, उसकी एप्लीकेशन को समझें, उस सब्जेक्ट के यूज को अपनी रियल लाइफ में किस तरीके से हमारा उसमें इम्पैक्ट है, कैसे उसमें यूज हो रहा है, उसको समझें। और जब किसी चीज को आप अपने रियल लाइफ सिनेरियो में समझ पाते हैं या अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो वो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है ओके। चीज। वो आपकी धीरे धीरे स्किल भी बन जाती है। तो हमारा सिलेबस को अलाइन हमने इस तरीके से किया हुआ है कि वो आपकी रियल लाइफ लर्निंग का पार्ट बन जाए। ऑलराइट। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस अलाइंड है। दूसरी बात जो आपने कहा रील्स के संबंध में, देखिए हम इस बात को आज की डेट में नकार नहीं सकते हैं कि हम बच्चों को रील्स देखने से रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। ये हाँ, शायद नहीं। एज ए पेरेंट हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि आज बच्चे के हाथ में वो डिवाइस है, क्योंकि वो एक नेसेसिटी है। स्मार्टफोन, आज बच्चा क्लास 8th 9th में पास करता है, तो स्मार्टफोन एक नेसेसिटी है उसके लिए। आपको उसको स्मार्टफोन, वो टेक्नोलॉजी उसको देनी ही पड़ेगी। अभी लॉकडाउन हुआ था, जब कोरोना का टाइम था, जी। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन चल चल रही थी, बच्चे सारे ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो वही टूल है जो आपके अच्छे यूज के लिए भी है, आपकी नेसेसिटी यूज के लिए भी है, और वही टूल आपके रील स्क्रोलिंग के लिए भी है, जी। वही टूल सोशल मीडिया के लिए। तो आप टूल एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टूल तो आपकी लाइफ का पार्ट बन चुका है। जी। आज हम सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, और वो हो भी रहा है। और आने वाले 2-4 साल के अंदर आप देखेंगे ये हमारे जीवन का एक पार्ट बन जाएगा। अब हमें बच्चों को अवेयर क्या करना है, और बच्चों के साथ साथ सबसे पहले तो खुद को अवेयर क्या करना है कि हम इसको किस तरीके से पॉजिटिवली यूज कर पाए। तो किसी चीज को आप हटा दें तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका पॉजिटिव यूज किस तरीके से किया जा सकता है, क्रिएटिव यूज किस तरीके से किया जा सकता है, वो अगर बच्चों को शिक्षा दी जा सके, वो ज्ञान दिया जा सके, स्कूल में उसकी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन में उस नॉलेज को कैसे लाया जा सकता है, वो बताया जा सके, तो उससे मुझे लगता है कि बच्चे उस चीज को पॉजिटिव तरीके से यूज करना सीख जाएंगे। बिल्कुल सर। सर, एक अभी आपने एक बहुत अच्छा फिर मुझे एक टॉपिक दे दिया, और मैं टॉपिक मिलते ही फिर मेरे अंदर जिज्ञासा और बढ़ जाती है। जी। प्रश्न ये बनता है सर अब मेरा आपसे कि आपने कहा एआई के बारे में कि भाई एआई इंट्रोड्यूस हो रहा है और वह आने वाले समय में हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। जी। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या एआई ह्यूमन इंटेलेक्ट को लोअर डाउन करेगा, उसकी एनालिटिकल ब्रेन पावर को लोअर डाउन करेगा, डिपेंडेंसी मशीन पे ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो क्या हैम्पर होगी? इस पे आप मुझे थोड़ा बताइए। देखिए, दोनों ही संभावनाएं हैं, मैं किसी भी संभावना से इनकार नहीं करूंगा। ये भी संभावना है कि एआई का एक निगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को, क्रिएटिविटी को लोअर डाउन कर दे, क्योंकि आपने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया है। और दूसरी संभावना क्या है कि आप उस एआई को और बेहतर बनाने के लिए काम करने लग जाएं, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स उससे और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आज एआई को बनाया किसने है? ह्यूमन इंटेलिजेंस ने ही तो क्रिएट किया उसको, और ह्यूमन इंटेलिजेंस ही उसको इम्प्रूव भी करेगी। बट डिपेंड करता है कि दो तरीके के लोग हैं जयवीर जी। एक जो है यूजर, कंज्यूमर जिसको हम कहते हैं, टेक्नोलॉजी का और सिस्टम का कंज्यूमर,
जो सिर्फ कंज्यूम कर रहा है। जैसे सोशल मीडिया है, आपने रील्स की बात करी, तो एक व्यक्ति है जो रील्स को सुबह शाम स्क्रॉल कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो वो रील्स बना के उससे पैसे कमा रहा है। तो दोनों तरीके के लोग हैं। आप किस सेगमेंट में बिलोंग करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। मेरा जो ये प्रश्न है आशीष जी, वो कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ, और ये बड़ा डीप रिसर्च वाली बात है। मेरी बेटी है, ठीक है, वो अभी 8वीं क्लास में पढ़ रही है, ठीक है। अब मेरे पिताजी हैं, जो उनके दादाजी हैं, वो पढ़ाते हैं उनको, ठीक है। तो दादाजी का जो फुल एम्फेसिस है कि ये लो वाइट पेपर और ये लो पेन और एक एप्लीकेशन लिखो स्कूल के नाम। सो आज की डेट में वो एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, बिकॉज उनको स्पेलिंग्स याद नहीं है। उनका आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर ये है कि मैं चैट जीपीटी पे लिखती हूँ कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिकनेस और XYZ, और मैं चैट जीपीटी में मैं वो जो लिख रही हूँ वो भी करेक्ट ना हो, ये मतलब उसकी भी स्पेलिंग्स करेक्ट नहीं है, दे आर ऑल्सो जस्ट अजेम्प्टेड वर्ड्स, देन ऑल्सो वी आर गेटिंग ए रिजल्ट, और वो फिर कॉपी पेस्ट हो जा रहा है। सो यहाँ पे इंटेलेक्ट कहाँ रही? वो बच्चा जो ऐसे पढ़ के बाहर निकलेगा, वो पेन से एक लेटर नहीं लिख सकता किसी को, क्योंकि उसके पास जो डेटा है वो चैट जीपीटी या इस तरीके की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरीके के एनालिसिस से ही वो लिखता जा रहा है, बनाता जा रहा है, हो सब रहा है, पर वो आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे मेरा ये प्रश्न बन रहा था, तो आप इसको आप बताइए कि इसके लिए कोई आप लोगों ने, क्योंकि आप इस पे इतना डिटेल में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ क्लासेस या कुछ इस तरीके का आप लोग कुछ कर रहे हैं? मैं आप ही की बात कि वो एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। आज पहले जब हम कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तब हम सारा काम मैनुअली करते थे, मैनुअली रजिस्टर्स पे, किताबों में, कॉपियों पे करते थे। सारा कैलकुलेशन मैनुअल होता था, तब भी करते थे, और उन मैनुअल कैलकुलेशंस को करने में बहुत समय जाता था, बहुत टाइम लगता था। फिर हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए, एक्सेल आ गया, एक्सेल में हम डेटा बनाने लग गए, कैलकुलेशन फास्ट हो गई। अब आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, आपने एक्सेल में डेटा लिया और डेटा फॉर्मूला ड्रैग कर दिया, ड्रैग करके ऑटोमेटिकली आप सारा काम कर लेते हैं जी। तो इससे क्या हुआ? क्या इससे आपकी कैलकुलेशन करने की एबिलिटी खत्म हो गई? नहीं। अब उसी का और एडवांस वर्जन आया कि अब आप कैलकुलेट खाली नहीं करते हैं, अब आप उस डेटा से डेटा एनालिसिस करके ग्राफ्स, चार्ट्स और पूरा डैशबोर्ड बना देते हैं जी। आप उस डैशबोर्ड के बेसिस पे आपकी डिसीजन मेकिंग और ज़्यादा प्रिसाइज हो गई, जो मैंने प्रिसीजन वर्ड यूज किया, प्रिसाइज हो गई, आप और बेहतर डिसाइड कर पाते हैं। वो डेटा इंसाइट्स आपको मिल पाते हैं जो पहले मिलते ही नहीं थे। थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आया। अब हम एआई के ज़माने में हैं, क्योंकि डेटा हमारा डिजिटलाइज था, सेंट्रलाइज सर्वर पे था। अब वो डेटा हमें एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, एआई उसको एनालाइज कर देता है, और एनालाइज करके आपको डिसीजंस बताना स्टार्ट कर देता है जी। तो मैं इसको, अगर आप इसको पॉजिटिवली देखें, तो मैं इसको आपकी इफिशिएंसी इंप्रूव करने का एक टूल मानता हूं कि ये आपकी इफिशिएंसी को इंप्रूव कर लेता है। आज आप जब किसी कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं, आज मेरे ऑफिस में ही अगर मैं किसी को कहूं कि भाई मुझे एक ये लेटर लिख के दो, और वो लेटर लिखने में 2 घंटे लगा देता है, फिर मेरे पास लाता है, मैं उसमें करेक्शन करता हूँ, ये सही नहीं है, ये सही नहीं, और वही अगर वो 5 मिनट में जीपीटी से बना के ले आता है। मेरा पर्पस क्या है? काम होना चाहिए। अब काम कितने कम समय में हो रहा है, तो वो जो बचा हुआ समय है वो और प्रोडक्टिव चीज़ों को करने में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये नज़रिए की बात है कि आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं। उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन अगर हम निगेटिव इम्पैक्ट को देख के उसको यूज़ करना छोड़ दें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है आज की डेट में, क्योंकि वो हमारी, देखिए, हम सब कंफर्ट और इजीनेस, एक ह्यूमन नेचर है जो कंफर्ट सीख करता है, इजीनेस सीख करता है, और जिस चीज़ में आपको सहूलियत और सुविधा मिलने लग जाती है, आप उसको अडॉप्ट करना चालू कर देते हैं। तो जितना भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ह्यूमंस को सहूलियत और सुविधा देने के लिए ही है, इसीलिए वो अडॉप्शन उसका टेक्नोलॉजी का होता रहता है। आज आप एसी के बिना नहीं रह सकते हैं,
क्यों नहीं रह सकते? और क्या पहले एसी जब नहीं थे तो क्या लोग जिंदा नहीं रहते थे? रहते अरे थे। सर, इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, ह्यूमंस ने मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। हमने पहले, अभी हम देखें ना सर, हम एसी के अंदर की गर्मी मतलब ठंड की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन ह्यूमंस को इसके पीछे से जो हीट निकल रही है उसकी भी बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें क्योंकि एसी दोनों तरफ दोनों एक्सपेक्ट को आपको हमें, एक तरफ फायदा दे रहा है सर, हाँ, तो एक तरफ नुकसान भी दे जी, रहा हमें दोनों एक्सपेक्ट को ध्यान में रखना है। जी। पड़ेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक नेगेटिव एक्सपेक्ट भी है उसका और एक पॉजिटिव पॉजिटिव। एक्सपेक्ट भी है। हम दोनों एक्सपेक्ट को लेके चलें। और जब हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के माध्यम से चीजों को, मैं आपको वापस जी, इसी यहाँ बात पे आते हैं। उस पे जब हम अ, उस तरीके से जब हम चीजों को देखते हैं तो हम उसको खाली इस एक प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखते हैं, हम उसके सारे प्रोस्पेक्टिव्स को देखते देखते हैं। हैं। उसकी क्या निगेटिव प्रोस्पेक्टिव्स भी हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं उसके, और उसके हिसाब से अपनी फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए बैलेंस डिसीजन मेकिंग। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, मैं यहाँ पे अब क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे चाहूँगा कि जो भी लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जी। तो जो आपने बच्चों पे जो फाइंडिंग्स की हैं, आप पेरेंट्स को कुछ बताना चाहें उन फाइंडिंग्स के बेस पे, कि पेरेंट्स थोड़ा कॉशियस हो सकें परवरिश की, नर्सिंग के समय में जो चीज़ें पेरेंट्स को जाननी चाहिए, आप वो थोड़ा अगर बताना चाहें तो ये देखिए, आखिरी क्वेश्चन रहेगा। मैं जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को एक खुला एनवायरनमेंट दें सीखने का, सवाल पूछने का, जिज्ञासा का। उनको अपनी विचारधाराओं से, अपनी जो सोच है उससे बाध्य ना करें। उनको फ्री माइंड से चीज़ों को सोचने का, इवेलुएट करने का मौका दें। ठीक है, एक बैलेंस रखें, करेक्टिव मेजर्स लें। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू ये किया जा सकता है। क्लासरूम में टीचर्स बच्चों के साथ एक ओपन एनवायरनमेंट रखें। रादर देन जब कोई बच्चा सवाल पूछता है, रादर देन उसको कह देना कि ये ऐसे ही होता है, या ये इसी तरीके से करना चाहिए, हम ये भी कह सकते हैं लेट्स फाइंड आउट। ओके। हम उस बच्चे के साथ उसकी डिस्कवरी करने करें। हो सकता है हमें आंसर पता हो, लेकिन आंसर किस तरीके से ढूंढना है वो सिखाना बहुत जरूरी है, बहुत। रादर देन सीधा आंसर बता देना। तो अगर हमने बच्चों को आंसर खोजना सिखा दिया तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसी प्रतिभा डेवलप हो जाएगी बच्चों के अंदर, ताकि जिससे वो सही तरीके से सवालों के जवाब खोज पाएंगे, सही तरीके से अपने जीवन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक पॉजिटिव, सकारात्मक तरीके से सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। यही बहुत मेरा। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी सो मच फॉर इनवाइटिंग। सो बने रहिए हमारे जय भारत शो पर। हम और बहुत सारी ऐसी खबरें और नॉलेज आपके लिए इकट्ठा करके लाते रहेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा पॉडकास्ट सुना।